एन बी ए कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में दिया रहता है, पीछे आपने टॉर्क निकाली होगी, वहां भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं सेकंड एक्सरसाइज में, यानी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और अभी आप जब इंड्यूस पैरामीटर्स कैलकुलेट करोगे वहां भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज में लिखा रहता है प्लेन ऑफ द कॉइल या सिंपली कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। तो इसका मतलब थीटा कितना लिया जाएगा? 30 बोल रहे हैं आप लोग, क्यों 60 नहीं लेंगे? रीजन? कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर एक कॉइल का प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन हो गया, मान लो इस तरह से मेरा हैंड है, इसका प्लेन, दिस प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आपको कौन सा एंगल लेना होता है? एरिया वेक्टर के साथ। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो यहां पे हो जाती हैं। अच्छा, फिर एग्जामिनर ज्यादा स्मार्ट हो गया, उसने क्या किया, फिर वो लिखने लग गया, अच्छा एरिया वेक्टर को नहीं लिखता, फिर लिखेगा एक्सिस ऑफ द कॉइल मेक्स 60 डिग्री विद द फील्ड। अब कितना थीटा लेंगे आप? वहां पे सिर्फ लैंग्वेज रहेगी, डायग्राम तो होगा नहीं। एक्सिस ऑफ द कॉइल मेक्स 60 डिग्री विद द फील्ड, हाउ मच एंगल विल यू टेक? 30 डिग्री ही लोगे, नो चेंजेस इन दिस। व्हाई? क्योंकि एक्सिस जो होती है कॉइल की एक्सिस, मान लो ये कॉइल है तो ये इसकी एक्सिस है, दिस एक्सिस के अलोंग ही तो एरिया वेक्टर आएगा। तो एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मींस थीटा विल आल्सो बी 60 डिग्री, बट इन दिस केस द थीटा विल बी। ये क्वेश्चंस दो जगह परेशान करते हैं, एक तो जो मैग्नेटिज्म आप रिवाइज कर चुके हो वहां पे भी टॉर्क निकालते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है, और अभी तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो चैप्टर ही चेंज इन फ्लक्स के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी गलती हो जाती है कई बार, जैसे इंड्यूस चार्ज का क्वेश्चन आया हुआ है नीट में शायद 2017 या 18 के अंदर, वहां पर या उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या रहेगा, एक सोलेनॉइड दे देंगे आपको, ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके पास खुद का करंट है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी एक्सिस पे, सोलेनॉइड की एक्सिस पे आपने एक डिस्क रख दी, डिस्क रख दी या कोई और छोटी लूप रख दी, है ना, है ना ऐसा क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज में देखना आप लोग। खैर अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और ये रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और इस छोटे वाले कॉइल का या जो भी डिस्क है जो भी कुछ है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द डिस्क। करंट आई दे रखा है मान लीजिए, और ऐसा करो सेपरेशंस को भी आप R1 R2 कर लो अभी, ताकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ये सब चीजें दी हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ द डिस्क? व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क? कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने कहा था NBA या सिंपली B इंटू ए, अगर सिंपल एक एरिया है, अगर इसको मैं कॉइल कर दूं, चलो एक सिंगल टर्न की कॉइल है जिसका रेडियस है R2, अब इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कितना फ्लक्स होगा इसमें? बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस करी है वो, भाई इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन है? सोलेनॉइड। अच्छा, एरिया किसका लें, किसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है? डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क। एरिया वेक्टर की बात करते हो तो ये डिस्क ऐसे रखी है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, और सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही होती है। देख लो फ्रंट में करंट नीचे है, फिंगर्स राइट हैंड की ऐसे रखी, तो थंब कहां जा रहा है? सो थीटा इज 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, उसकी टेंशन नहीं है। चलो तो म्यू नॉट, स्मॉल एन है तो स्मॉल एन, कैपिटल एन है तो कैपिटल एन बाय एल, पाई आर कितना लूं, डिस्क का रेडियस कितना है? R2 स्क्वायर, राइट। नाउ इफ R2 इज ग्रेटर देन R1, देन व्हाट विल हैपन? यानी डिस्क बड़ी है सोलेनॉइड से ज्यादा, ये सोलेनॉइड का रेडियस कितना है? R1, या डिस्क की जगह हमने कॉइल ली थी, ये कॉइल अब बड़ी कर दी हमने, कॉइल हैज अ रेडियस ग्रेटर देन दैट ऑफ सोलेनॉइड। अब हम क्या करें? व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स, या व्हाट विल बी माय न्यू आंसर? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला तो अब भी सोलेनॉइड ही है,
उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरिया भी डिस्क का ही आएगा क्योंकि फ्लक्स आप उसका कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन कितना? क्या पूरी डिस्क या कुछ पोर्शन या क्या? हाँ, आराम से, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आंसर बताओ। अच्छा वैल्यू बता दो चलो। पाई कितना? R2 - R1 स्क्वायर। कितने लोग बोल रहे हैं पाई R1 स्क्वायर? डर डर के बोल रहे हो, चलो तो कोई बात नहीं। और कुछ? पाई R2 - R1 स्क्वायर या R2 स्क्वायर - R1 स्क्वायर, वट एवर। हाँ बोलो। R2 स्क्वायर लेंगे? अच्छा, क्यों? अच्छा माइनस करोगे, ओके ओके। देखो ऐसे समझो आप, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं अंदर सोलेनॉइड के, तो क्या वो पूरे डिस्क में क्रॉस होंगी या डिस्क के एक पर्टिकुलर रीजन में से क्रॉस होंगी? डिस्क के एक पर्टिकुलर रीजन में से क्रॉस होंगी। कितने कितने रीजन में से क्रॉस होंगी? जो उनका कॉमन एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा? और कॉमन एरिया किसका होता है? जिसका एरिया छोटा होता है। यानी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको घबराने की बात नहीं है। चाहे ये वाला केस आए चाहे ये वाला केस आए, आपको कॉमन एरिया लेना है। डिस्क छोटी है तो डिस्क का एरिया ले लीजिए। और अगर इस केस में क्योंकि सोलेनॉइड छोटा है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस ओनली थ्रू इनसाइड द सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड में जब तक नहीं दिया जाता है, हम लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह ट्रीट करते हैं उसको। और लॉन्ग सोलेनॉइड्स की आप पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज। इनसाइड की फील्ड आपने कैलकुलेट करी है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई या म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय एल। आउटसाइड की फील्ड कितनी होती है? जीरो। outside a long solenoid the magnetic field is zero, so you only have to consider again pi r1 square, because this time r1 is smaller than r2. ये r2 था। so don't get confused, just remember we always take the common area। ये आसान तरीका है इसको ध्यान रखने का। वैसे कॉन्सेप्चुअली आपके समझ में आ गया होगा कि डिस्क के केवल उतने पोर्शन में से फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी या मैग्नेटिक फील्ड पास होगी जो अंदर लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी को? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े भाई। चलो ये तो फ्लक्स की बात हो गई। फ्लक्स में जो गलती हो सकती थी मैंने बता दी। एंगल लेने में गलती होती है बच्चों से जनरली, और एक एरिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आगे डिसाइड नहीं कर पाते सॉल्व करें या छोड़ दें आप इसको। ठीक है, इफ यू हैव योर मॉड्यूल आप देख सकते हो घर जाके आज। सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है, एक बार दिखाना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता देता हूं ताकि तुम घर पे ट्राई कर सकते हो। यू ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। अभी तो चलो इंड्यूस चार्ज की बात हुई नहीं है, पर जब भी करोगे इसको ध्यान से करना। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? उसमें भी ऐसा ही है, एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर दूसरी कोई कॉइल या इस तरह की चीज रखी हुई है, तो आपको एरिया ध्यान से कंसीडर करना है फ्लक्स कैलकुलेट करते समय। अब वो फ्लक्स में जो चेंजेस करता है, क्योंकि देखो आगे आप पढ़ोगे फैराडेज लॉ। फ्लक्स के बाद अगला टॉपिक कौन सा है इस चैप्टर के अंदर? फैराडेज लॉ। व्हाट इज फैराडेज लॉ? ये तो फ्लक्स की बात हुई। सारे नोट्स आपके पास है ना ऑलरेडी? कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक रिवीजन है, आराम से हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट। वेन एवर, अच्छा बोर्ड के एग्जाम भी देने ना आपको, तो एंथ्यूज हो ना, तो बोलो ना स्टेटमेंट। वेन एवर अरे लिटरली बोलने लग गए तुम तो। If the magnetic flux associated with a closed loop is changed, then some EMF is induced in that closed loop. This EMF is induced only as long as the magnetic flux keeps on changing. आपने चेंज करना बंद कर दिया तो EMF इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। चेंज होता रहना चाहिए, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाहिए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और फॉर्मूला भी बता रखा है इस लॉ के अंदर, E इक्वल टू ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt, where B is the, this phi is the magnetic flux। अगर मुझे फ्लक्स चेंज करना है तो फ्लक्स, सॉरी, अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करना है तो फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स चेंज करना है तो फ्लक्स का रिलेशन अभी आपने बताया, एन बी ए कॉस थीटा। सो आई हैव 4 क्वांटिटीज व्हिच कैन बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू चेंज द फ्लक्स। अगर मैं फ्लक्स चेंज करना चाहता हूं तो मैं 4 क्वांटिटीज बदल सकता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ रियोस्टेट लगा देता मैं और फिर चेंज करता रहता है इसको, तो यहाँ डिस्क का या जो भी अंदर चीज है उसका फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होता है। एरिया बदलने वाले सवाल आते हैं, थीटा बदलने वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक कॉइल पहले ऐसे रखी हुई थी, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद बताइए फ्लक्स में कितना चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लगभग कितने तरीके हो गए? 4। इज दैट क्लियर? पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे वो लेंज लॉ के बनेंगे, तो बट स्टिल चलो, फैराडेज लॉ का नाम आया तो कुछ तो करें इसके नाम का, शगुन तो होना ही चाहिए ना।
तो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फाई इज इक्वल टू 5t² plus 5t plus 5 Weber. Find induced EMF at t equal to 2 सेकेंड. आजकल नीट का पेपर ऐसा ही आ रहा है, तो यानी कर तो सब लेंगे, पर पहले कौन करता है ये मैटर करेगा, है ना. स्पीड कितना, आंसर बता रहे हो? अच्छा, फॉर्मूला बता रहे हो. कितना? 25. कौन कौन बोला 25? अरे वाह भाई, करो करो, सब लोग करो भाई. इसके बाद चलो पहले इसको करो. इंड्यूस ईएमएफ का क्या रिलेशन है? E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी माइनस, अच्छा 25 में प्लस 25 की माइनस 25? कितने लोग बोल रहे हैं माइनस 25? ठीक है, बिकॉज ऑप्शन में माइनस साइन भी कंसीडर कर सकता है वो. सो कितना डिफरेंशिएशन हुआ? 10t प्लस 5. t का वैल्यू कितना पुट करोगे? 2. कितना आया? 20 प्लस 5 यानी माइनस का 25 वोल्ट. आगे और पैरामीटर्स आएंगे, आर से डिवाइड कर दोगे यही करंट बन जाएगा. चार्ज कैलकुलेट करना है तो डी फाइव बाई आर लेंगे, टी कंसीडर उसमें नहीं करेंगे. वो जैसे जैसे फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से फिर आप इंड्यूस हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा जी, चलो, पर सबने आंसर नहीं दिया. चलो एक और देते हैं. चलो मैग्नेटिक फ्लक्स कर देते हैं इसको. इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0, फाइंड द टाइम व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. टी की किस वैल्यू पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 मिलेगा, ये कैलकुलेट करना है. इसी का उल्टा है, यहाँ टी गिवन था, ईएमएफ आपने फाइंड किया था. यहाँ ईएमएफ गिवन है, टी आपको फाइंड करना है. कर सकते हैं, करिए. बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप, देश को आप पे गर्व है पूरा. 0.5 नहीं नहीं 2 सेकेंड्स आंसर है शायद. टी स्क्वायर लिखा ना मैंने. हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो गई. फैराडेज लॉ, लेंज लॉ की तरफ हम बढ़ रहे हैं. हाँ बताइए. एनीबडी? नोबडी? तुमको ज्यादा पास पास नहीं बैठो कोरोना के हिसाब से, तुम 3-4 जने. नहीं पूछ रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. गो कोरोना. चलो बताओ. अच्छा ऑप्शन दूं क्या? तुम्हें ऑप्शन की आदत पड़ गई ना. हाँ तुक्का मार लेना. चलो, वो पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है गैसिंग इज हार्मफुल. पढ़ते हो क्या? इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ते होगे तुम तो. छोड़ो, कई बार पेपर नहीं आता तो इंस्ट्रक्शन ही पढ़ते होगे, क्या पता, है ना. बताओ. मैंने आंसर तो पहले ही बता दिया, 2 सेकंड आएगा. बोलिए, किसी का आया? किस किस का आया? आपका आ गया? क्या करें भाई इसमें? वही होगा डी फाइव बाई डी टी, है ना. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. दैट मीन्स डी बाई डी टी होगा. माइनस साइन इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, तो माइनस को आप एलिमिनेट कर सकते हो सीधा सीधा. अब यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है टी स्क्वायर और एक है ई की पावर माइनस टी. सो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, डिफरेंशिएशन है. लीव द फर्स्ट, डिफरेंशिएट द सेकंड, प्लस लीव द सेकंड, डिफरेंशिएट द फर्स्ट. और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. यस और नो? साइड्स चेंज करिए, नेगेटिव टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए. आपके पास टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, ये टर्म कट जाएगा, एक टी भी कैंसिल कर सकते हैं. टी इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड्स. मुश्किल तो नहीं था, ठीक है. सो दिस कैन बी आस्क्ड. इस टाइप का कोई इक्वेशन देकर के उल्टा भी पूछ सकते हैं. फ्लक्स देकर के, टाइम देकर के ईएमएफ फाइंड करने को दिया जा सकता है. सेम वे में फ्लक्स देकर के ईएमएफ देके टाइम पता करने को भी बोल सकते हैं. फ्लक्स 0 हो इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? कब कब फ्लक्स 0 हो सकता है?
फ्लक्स। कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। लेकिन 90 कौन सा एंगल होना चाहिए? एरिया वेक्टर और, हाँ बी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। जैसे बार मैग्नेट रख दिया और इसके पास में ऐसी कॉइल रख दी, अभी 0 हो जाएगा क्या फ्लक्स इस कॉइल का? यस एंड नो दोनों आंसर आ चुके हैं मेरे पास में। सोचो सोचो आराम से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में से बाहर निकलेंगी ना। ये रेड कलर में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस लूप का एरिया वेक्टर कहां रहेगा? बाहर। तो हो गया 90 डिग्री ना, हो जाएगा 0। ऐसे जितने भी केसेस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनमें फ्लक्स 0 होगा, अदरवाइज फ्लक्स 0 नहीं होगा। लाइंस कट नहीं करनी चाहिए, उस सरफेस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो फ्लक्स 0 हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बेसिक बात हो गई। फिर लेंज लॉ, जो फेराडेज लॉ में माइनस साइन है वो लेंज लॉ की वजह से ही है। वो लेंज लॉ का स्टेटमेंट बता सकते हैं आप में से किसी को ध्यान है? व्हाट वाज लेंज लॉ? लेंज लॉ क्या कहता है? किसी क्लोज लूप में इंड्यूस होने वाला करंट इस तरह से फ्लो होगा। किस तरह से? कि वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? कॉज मतलब उसका फ्लक्स आपने या तो बढ़ाया होगा या कम किया होगा, वो उसी चीज का विरोध करेगा। फ्लक्स अगर नहीं बढ़ाते तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, करंट भी फ्लो नहीं होता। तो फ्लक्स बढ़ाने की वजह से ही तो करंट इंड्यूस हुआ, और उसी चीज को वो क्या करता है? अपोज करता है। या कम करते हो तो बढ़ाता है। जो हो रहा है उसका क्या करना है? जस्ट विरोध करना है, अपोजिट करना है। सो करंट फ्लोइंग इन अ क्लोज लूप इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द लूप। कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने एक सर्कुलर लूप ली, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है डॉट। डॉट का क्या मीनिंग है? फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड। राइट हैंड में अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करें तो फिंगर्स का जो मोशन है, जो कर्ल हो रही है फिंगर्स, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट को। तो डॉट बाहर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगा, वहां से हमने डॉट प्रोड्यूस करवाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। और डॉट के साथ में लिखा है दैट डॉट्स आर इंक्रीजिंग, द मैग्नेटिक फील्ड इज, होने दे क्या इंक्रीज? होने दे इंक्रीज। अरे लेंस लॉ भी क्या बताया? जो हो रहा है उसका क्या करना है? अपोज। अपोज करना है ना। डॉट्स बढ़ रहे हैं, बढ़ने दें, नहीं बढ़ने दें। डॉट्स को कम करें, कैसे करें? क्रॉस इंड्यूस करेंगे। और क्रॉस इंड्यूस करने का मतलब अंगूठा अंदर की तरफ, राइट हैंड का थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर की तरफ, तो मोशन ऑफ फिंगर्स कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? तो क्रॉस फील्ड इंड्यूस होगी, या यूं कहिए कि क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। अगर यही डॉट्स कम हो रहे होते, यानी बाहर आने वाली लाइंस कम हो रही होती, तो हमें इस बात का भी विरोध करना है। लाइंस बढ़ रही थी डॉट्स, तो हमने क्रॉस इंड्यूस करके उनको कम करने की कोशिश करी। डॉट्स अगर कम हो रहे हैं तो कम भी नहीं होने देने हमको। इस तरह से वहां पे करंट इंड्यूस होगा। लेंस लॉ, लेंस अंकल ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि डॉट्स कम हो रहे हैं तो उनको कम भी नहीं होने देना। डॉट्स बाहर की तरफ वापस क्या करोगे आप? इंड्यूस। डॉट्स कम हो रहे हैं तो डॉट्स ही आएंगे, यानी अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, फिंगर का मूवमेंट कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? तो इस चीज में बार बार कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम एक सिंपल सा आपको फंडा बताते हैं कि देखो, फ्लक्स में चेंज या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कांस्टेंट रहेगा तो कोई इंडक्शन होगा ही नहीं। फ्लक्स या तो बढ़ेगा या तो फ्लक्स, और तो कुछ हो नहीं सकता भैया। लो, तो एक कॉलम तो फ्लक्स का बना दिया हमने। फिर एक इंड्यूसिंग पैरामीटर होगा और एक इंड्यूस्ड होगा। जनरली सेल्फ इंडक्शन को छोड़ दो तो एक सोर्स होता है और एक जिसमें चीजें इंड्यूस हो रही होती हैं, वो चीजें होती है ना। सेल्फ में दोनों खुद ही हो जाता है वो। अच्छा, दोनों इंड्यूसिंग लिख दी मैंने, इंड्यूस्ड। चलो भाई, अभी एक एग्जांपल लिया हमने, उसमें डॉट क्या हो रहे थे? इंक्रीज। तो क्या इंड्यूस हुआ, या क्या, हाँ क्या इंड्यूस हुआ? क्रॉसेस। अगर क्रॉस इंक्रीज होते तो क्या इंड्यूस होता? अगर एक लूप है जिसमें किसी तरफ आंख बनी हुई आती थी ना सवालों के अंदर, इस ऑब्जर्वर को मान लो क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, मान लो क्लॉकवाइज करंट इसको, इस आंख को दिख रहा है, और इसके साथ में एक और लूप बना दी। अगर क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस नहीं हो रहा, फ्लो हो रहा है और वो बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज करंट है और वो बढ़ रहा है, क्या बाजू वाली लूप को पसंद आएगी बात? वैसे तो उसको खुद को भी पसंद नहीं आएगी, सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा है, पर अभी हम उसको एक नेग्लेक्ट कर देते हैं।
सेल्फ इंडक्शन में खुद ही के अंदर चेंजेस को वो खुद ही अपोज करते हैं कि मैं इतना अच्छा कैसे बन गया, नहीं। लेकिन म्यूचुअल में क्या हो रहा है, साथी के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, इस बात का हम विरोध करेंगे। यानी क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा है तो क्या इंड्यूस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट बढ़ेगा तो क्या इंड्यूस होगा। ठीक है, ये एक तरह का अपन आइडिया लगा रहे हैं क्या होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस करोगे तो आप ही आंसर बताओगे। फिर कम हो रहा है तो ये भी हमको कम नहीं होने देना है। डॉट कम हो रहे हैं तो डॉट इंड्यूस कराएंगे, क्रॉस कम हो रहे हैं तो क्रॉस इंड्यूस कराएंगे, क्लॉकवाइज करंट कम हो रहा है तो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करवाएंगे। यानी डिक्रीजिंग फ्लक्स में क्वेश्चन ही आंसर है। डिक्रीजिंग फ्लक्स में तो एग्जामिनर खुद आंसर बता रहे हैं हमको, है ना। और इंक्रीजिंग में उल्टा करना है। और क्या पूछता है, किसी किसी सवाल के अंदर मॉड्यूल में पूछ रखा है कि, या ग्राफ बनाते हैं तब भी एक चीज काम में आ जाती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, E equal to minus d∅/dt. Now see what is happening in this. टाइम तो आगे ही बढ़ेगा, टाइम तो पीछे जा नहीं सकता, dt is always positive. d∅, चेंज इन फ्लक्स, पहले कॉलम में चेंज इन फ्लक्स कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव। d∅ इज पॉजिटिव तो ईएमएफ इज नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में एक माइनस साइन। दैट मीन्स इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन एनी ऑफ द वेज देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज नेगेटिव। या उल्टा भी कह सकते हैं, if induced EMF is negative that means the flux must be increasing. Is it clear? उल्टा, flux decreasing, d∅ negative, change negative, मेरे टेस्ट के नंबर कम हो गए तो पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है, तो d∅ ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, बाहर एक माइनस और है, माइनस माइनस, यानी डिक्रीजिंग फ्लक्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज बी, अरे सही है भाई। और लास्ट कॉलम है फोर्स। चलो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मान लीजिए ये लूप है और इसके पास में एक बार मैग्नेट रखा, ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है इस लूप की तरफ। अच्छा, नॉर्थ में से लाइंस बाहर निकलती हैं कि एंटर होती हैं, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, खैर वो मैटर नहीं करता फिलहाल अभी। देखो, विच इज द नियरेस्ट पोल टू दिस कॉइल, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ। पास आ रही है कि दूर जा रही है, आने दें या रोकें, जो हो रहा है उसका क्या करना है, मैं उल्टा विरोध करना है, अपोज करना है। नॉर्थ पास आ रहा है तो उसको आने, नॉर्थ को रोकने के लिए क्या चाहिए, क्यों साउथ नहीं लगा सकते, और तेज आ जाएगा फिर तो, वो तो चेंज का सपोर्ट कर दिया, मैं तो अपोज करना है। तो नॉर्थ पास आ रहा है तो उसे अपोज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिपल्सिव फोर्स लगाई या अट्रैक्टिव फोर्स लगाई, आने नहीं दिया पास में, हमने रिपल्शन लगाया भाई साहब। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, आप जब मैग्नेट को पास ला रहे थे तो फ्लक्स इस कॉइल का क्या हो रहा था, इंक्रीज। लेकिन इस कॉइल ने अपने अंदर ही ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी कि उसको वो क्या कर रहा है, रिपेल। यानी व्हेनेवर द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग द फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, यस और नो। एंड अगर ये दूर जा रहा होता, द नियरेस्ट पोल इज नॉर्थ, दूर जा रही है, जाने दें, रोकें, किससे रोकें, अट्रैक्शन। दूर जा रहा था मैग्नेट, मतलब इस कॉइल का फ्लक्स क्या हो रहा था, कम। सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तब कैसी फोर्स लगी है, अट्रैक्टिव। तो ये सारे जनरल रिजल्ट्स आ गए हमारे पास लेंस लॉ के अंदर जो पॉसिबल है। इन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन बना बना करके, अरे भाई मेरा फोटो मत खींच, आई एम वेरी फोटो शाई, मुझे बहुत शर्म आती है फोटो खींचने में। हाँ अब ले लो तुम, अरे नहीं वैसे लो तुम, पर मेरा मत लो, ठीक है। अच्छा मास्क है तब भी आई एम फोटो शाई, अरे और जानबूझ के खींच रहे हो कमर। बस आलसी हो चुके तुम लोग, कोरोना ने तुम्हें आलसी बना दिया ऐसा लग रहा है ना। देखो सबके सब खींच रहे हैं, क्या होगा यार, इतनी सी टेबल, मैं भी ऐसे फोटो खींच के लाऊंगा कल से, ये लाऊंगा यहाँ चला दूंगा फोटो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। चलिए अब लेंस लॉ के बेसिक से लेके अच्छे तक जो भी आने की पॉसिबिलिटी है, जो आए हैं वो क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। कुछ भी तो इसमें ड्रॉ करने जैसा है नहीं, दिल में छप गई होगी अब तक तो। अरे जो इंक्रीज हो रहा है उसमें उल्टा करना है, और डिक्रीज हो रहा है तो उसमें सेम चीज आ जाएगी। बढ़ रहा है तो रिपेल करना है, कम हो रहा है तो अट्रैक्ट करना है। दोस्त के नंबर कम हो रहे हैं तो हेल्प भी करते हैं अपन उसकी, लेकिन बढ़ रहे हैं तो जलन भी होती है ना। तो वही चीज है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, कुछ भी नहीं है। चलो लेंस लॉ के बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं एकदम। एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसके पास में एक लूप रखी हुई है, इस लूप में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। करिए, आप टेबल की हेल्प लो या खुद से करके देखो, डजेंट मैटर।
पहले बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ? है क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ? किसने प्रोड्यूस करी? स्ट्रेट वायर। कैसे डायरेक्शन पता करते हो आप मैग्नेटिक फील्ड की? राइट एंड पाम रूल, करंट ऊपर, हाँ थंब रूल भी लगा सकते हैं। करंट ऊपर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी लूप राइट में, थप्पड़ कहां पड़ा? अंदर, यानी डॉट या क्रॉस? क्रॉस। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ गई भाई। These crosses are increasing or decreasing? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? होने दें क्या इंक्रीज, पर कैसे मालूम चला इंक्रीजिंग? करंट बढ़ रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज इक्वल टू कितना? अभी तो मैग्नेट रिवाइज किया ना, बताओ। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ले लो वेरिएबल। अभी तो आर कांस्टेंट है, लेकिन आई बढ़ रहा है। आई बढ़ रहा है मतलब बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है मतलब क्रॉसेस बढ़ रहे हैं। जब क्रॉसेस बढ़ रहे थे तो क्या इंड्यूस हुआ था? डॉट। डॉट यानी अंगूठा बाहर की तरफ, एंड हेंस द करंट इज ACW। कितने लोगों ने यही आंसर लिया है सॉल्व करके? ठीक है, और घुमाते हैं थोड़ा आपको। देखो, इनफाइनाइट करंट, दिस टाइम द करंट इज कांस्टेंट। ना तो करंट बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन 3 लूप से हैं। एक लूप दूर जा रही है, एक लूप पास आ रही है, एक सेम डिस्टेंस पे घूम रही है। लूप नंबर 1, 2 एंड 3। व्हाट विल हैपन? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, देश आजाद हो चुका है। हाँ, टेक योर टाइम। तब तक इसको हटा दें। ये सब आपके मॉड्यूल में केसेस हैं, क्लास में आप कर चुके हो, रिवीजन है बस, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है, भूल जाओगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। आंसर तैयार है? बताओ भाई, फर्स्ट में क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है कि डॉट है? अच्छा, सेम पीछे वाले केस है, करंट ऊपर है, सारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट में, फील्ड अंदर है, क्रॉसेस हैं। लेकिन इस बार तो आई चेंज नहीं हुआ, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा हर एक लूप का? नहीं। तो कैसे चेंज हो रहा है? आर चेंज किया इस बार आपने। क्या चेंज किया? देखो, बी का एक फॉर्मूला ये भी था इनफाइनाइट वायर में, मतलब फॉर्मूला तो वही था, पर एक डिपेंडेंस उसका आर के साथ भी है। अगर आप सेपरेशन बढ़ाएंगे इनफाइनाइट वायर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्रॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। और सेपरेशन आप कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो मेन सेपरेशन का इश्यू है यहां पे। आप इस स्ट्रेट वायर से जितना दूर जाएंगे, क्रॉसेस कम होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्ट्रेट वायर के आसपास के रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दूर के रीजन्स में वीक मैग्नेटिक फील्ड है? लूप नंबर 1 स्ट्रॉन्ग से वीक जा रही है या वीक से स्ट्रॉन्ग जा रही है? क्रॉसेस कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? कम होने दें, बढ़ाएं, तो क्या बनाए? और क्रॉस। जब क्रॉस कम हो रहे हैं तो क्रॉस ही इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज। क्या आंसर आ जाएगा? कितने लोगों का यही आंसर है? अरे बड़े समझदार बच्चे हो भाई, जिनका नहीं है उनके समझ में आ रहा है सबको। इस वाले में क्या फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्रॉसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ने दें या रोकें? कैसे रोकोगे? डॉट बना के। डॉट मतलब कि ACW। यस और नो? इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे सर, आपके टेबल में कोई ऐसा कॉलम था ही नहीं जहां पे फ्लक्स कांस्टेंट रहे। फ्लक्स कांस्टेंट मतलब नो इंडक्शन, है ना? इसमें सेपरेशन भी सेम है, करंट वैसे ही चेंज नहीं हुआ, सो देयर विल बी नो इंडक्शन इन दिस केस। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं जीवन में, चलिए। तो करंट कांस्टेंट रख के देख लिया, करंट बढ़ा के देख लिया। एक जो सवाल बच्चों को परेशान करता है वो कैपेसिटर वाला, साइन उल्टे आते हैं कुछ लोगों के इसमें, है ना? तो ये एक है, इसमें भी चलो हम क्रॉसेस कर देते हैं अभी। क्या हुआ, जीवन में कोई कष्ट है? नो सर, फिजिक्स के अलावा नहीं ना कोई? ठीक है। लेट अस से द क्रॉसेस आर इंक्रीजिंग, crosses are increasing, and you have to tell me that initially the capacitor was uncharged. What will be the polarity of final charges on plates A and B? आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, मैंने बताया ना, देश क्या हो चुका है? आजाद हो चुका है। आराम से करो, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। कर लो कर लो।
इसको हटा दे भाई पुराना। एनसीईआरटी के अंदर लेंस लॉ को बहुत वेटेज दी है और क्वेश्चंस आए हैं पीछे एआईपीएमटी में जो अब नीट बन गया। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, ऐसे एक दो इलस्ट्रेशंस भी अंदर, छोटा सा चैप्टर है जबकि वो, तो इसकी वेटेज अच्छी हो सकती है, वेटेज इन द सेंस आने के चांसेस हैं। हाँ जी चलिए बताइए क्या डिसाइड हुआ, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव या ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव? कितने लोग बोल रहे हैं ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव? रेज योर हैंड्स। ठीक है, कितने बोल रहे हैं ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव? ठीक है, बराबरी का मुकाबला, क्या करें, सॉल्व करें? चलो देखिए, क्रॉसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ने दें, कम करें, कैसे? डॉट, डॉट यानी अंगूठा राइट हैंड का बाहर, तो फिंगर्स कैसे मूव कर रही हैं? एंटी क्लॉक। कितने लोगों का ये सही आ गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये सबका सेम है ना, फिर भी आंसर दो पार्टियों में बटे हुए हैं आगे, ये तो मजा है इस सवाल का। तो करंट आया एंटी क्लॉकवाइज, ये सबने सही बताया। ये करंट क्या कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से आया है क्या? नहीं, चार्ज तो कैपेसिटर अब होगा। ये करंट का सोर्स कैपेसिटर है क्या? नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है। लूप ने या सो कॉल्ड लूप ने अपने अंदर होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस को क्या करा है? अपोज। ये अलग प्रोसेस है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है इसलिए ए से बी करंट चला गया। कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे हम इस समय, लेंस लो लगाना है। कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, वो नहीं चाहता, उससे तो जबरदस्ती चार्ज किया जा रहा है, जैसे एलसी ऑसिलेशंस में होता है ना? तो यहां पे कैपेसिटर का रोल नहीं है, कैपेसिटर पर तो भीतर ही है। करंट जहां गया है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उससे जस्ट होता है कि नहीं होता है? एक्चुअली तो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? एक्चुअल फ्लो किसका होता है? तो जहां पे आप करंट की डायरेक्शन बना रहे हो, यानी ए प्लेट से करंट गया है मतलब इलेक्ट्रॉन यहां आके डिपॉजिट हुए होंगे, और बी वाली प्लेट पे करंट आया है मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गए होंगे। गए होंगे कि नहीं? जिस प्लेट के इलेक्ट्रॉन गए वहां कौन बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा, प्रोटॉन बचे, कह सकता हूं ऐसा आसान भाषा में समझाने के हिसाब से। और जहां इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हुए न्यूट्रल प्लेट पे, वहां कैसा चार्ज हो गया होगा? नेगेटिव। और कई लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जैसे उसके पास तो एनर्जी भरी पड़ी थी, अरे पहले ही बोला वो अनचार्ज है, वो थोड़ी ना डिस्चार्ज हो रहा है, और उसको डिस्चार्ज होना होता तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या जरूरत थी, वो तो वैसे ही हो जाता है ना? सो बी केयरफुल अबाउट दिस। कितने लोगों का सही आया, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव? ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हुई कुछ लोगों की, समझ में आ गया? अभी एक उल्टा पूछ के देख ले चेक करने के लिए। चलो चलो उल्टा करते हैं, उल्टा चेक तो करना बनता है ना, ऐसे यस सर तो कोई भी बोल सकते है, मैं भी बोल सकता हूँ बायो आ गई मुझे, यस सर, टेस्ट लोगे जीरो आएंगे। तो ये डॉट्स है भाई साहब इस बार, एंड these dots are decreasing, so you have to tell me which plate is having which charge. Take your time, the country is free. सेम आंसर? क्या बात कर रहे हो, इतनी मेहनत से नया सवाल बनाया, आंसर सेम? कितने लोग बोल रहे हैं सेम आंसर? अच्छा करो 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 करो, घबराओ मत तुम, इनका आंसर देख के गलत भी हो सकते हैं, मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, माइट बी रॉन्ग। एक बच्चा डर गया पीछे, अरे डरो नहीं हो जाएगा, ट्राई। क्या डॉट्स हैं, बाहर आने वाली लाइंस हैं, बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? कम होने दें, करंट फ्लो करवाएं वापस से, किधर? डॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाली कम हो रही है तो और डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दैट मींस द करंट अगेन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। फिर वहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर। ठीक है, करंट इज स्टिल एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन विल गो क्लॉकवाइज। अरे सही है क्या? इलेक्ट्रॉन ए पे जाके डिपॉजिट हुए और बी के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव। कितने लोगों का राइट आंसर आ चुका था इस समय तक? कोई डाउट है किसी को पूछना है इसमें? ठीक है, कर लोगे ना सब? ये तो 2D में है, अभी 3D में भी आएंगे, है ना, मॉड्यूल में है ऐसे क्वेश्चंस। चलो खैर इसकी बात बाद में करते हैं, पहले वो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ये तो मैंने बता दिया क्योंकि बच्चों को दिक्कत इसमें आती है। चलिए जी, अब एक आया हुआ सवाल टाइप की कैटेगरी की तरफ चलते हैं। एक लूप है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, बीम,
और इसके नीचे लिखा है दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस बीम इज कांस्टेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बीम? इलेक्ट्रॉन तो समझ में है, बीम का क्या मतलब है? बहुत से इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक जा रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है कंटिन्यूअसली। स्पीड क्या है इनकी? कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं करंट की डायरेक्शन उससे जस्ट होती है क्या? अच्छा वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, पर ऐसे समझने के लिए करंट इस तरफ जा रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं कन्वेंशनल। वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कांस्टेंट है। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, यानी इनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। टाइम टेकन इज सेम, हेंस द करंट विल रिमेन कांस्टेंट। इफ द करंट इज कांस्टेंट, the magnetic field will be constant. If magnetic field is constant, what will be the change in magnetic flux? Zero. Yes or no? Hence there will be no induction. कुछ नहीं दिया है तो स्पीड आप कांस्टेंट मानेंगे? पहली बात। स्पीड बढ़ रही होती है कम हो रही होती है तो आप अपोज कर देते हैं आराम से, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं उस सवाल की तरफ आता हूं जो 2011 या 12 में आया था। उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, बीम नहीं आया, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वर्ड लिखा था, अकेला इलेक्ट्रॉन है, इट इज पासिंग थ्रू दिस लूप, इसके आसपास से रीजन से। तो अब हमको आंसर बताना है कैसा इंडक्शन होगा, किस तरफ होगा। पहले करा होगा तो हल्का हल्का ध्यान आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा पिछले जन्म में पढ़ा था, है ना? क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा शायद। ये मैं कब हुआ था आपका क्लास में? बहुत पहले, अक्टूबर। अरे अरे, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? क्रॉस। कितने लोग बोल रहे हैं क्रॉस? कितने लोग बोल रहे हैं डॉट? कितने लोग बोल रहे हैं बोथ क्रॉस एंड डॉट? ये सही है एक्चुअली, दोनों होंगे इसमें। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, बी केयरफुल। इलेक्ट्रॉन यहां पे था क्या पहले से? बीम थोड़ी ना है कि एक के बाद एक आए जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन आया उससे पहले लूप के पास में कौन था? कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पास आया मतलब करंट फ्लो हुआ। पहले तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं यहाँ पे। करंट पहले कितना था? जीरो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है पास में, इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है मतलब करंट आ गया, यानी जीरो से करंट की वैल्यू कुछ बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं? इस तरफ करंट के जस्ट फ्लो के अपोजिट है कि नहीं? करंट कैसा है? लेफ्ट। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लूप कैसी है? ऊपर की तरफ। थप्पड़ कहां पड़ा? अंदर। पहले एक भी क्रॉस नहीं था, अचानक से एक क्रॉस आया, एक आया, जितने भी आए मतलब कुछ क्रॉसेस आए, क्रॉस बढ़ गए। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था, फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रॉन आया, करंट फ्लो हुआ, क्रॉसेस बने, क्रॉसेस बढ़े, बढ़ने दें क्या? क्या करें? डॉट इंड्यूस करेंगे भाई साहब, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? तो हमारे को यहां पे दो आंसर देने पड़ेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस द लूप, at that time the crosses are increasing, so we are inducing the dots, and dot means ACW. अरे सही है। हालांकि नीट में या एपीएमटी में जब आया था तो इतना उसने इलेबोरेट करके नहीं पूछा था, लेकिन पूछ चुका है तो आगे कभी पूछ ले। उसने तो बस ये पूछा था कि डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी, एक क्लॉकवाइज नहीं आएगा या सिर्फ एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, डायरेक्शन विल चेंज। व्हाई? बिकॉज व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल गो अवे, आया और गया, गया मतलब क्रॉसेस वापस से क्या हो गए? जीरो। हमें ये भी पसंद नहीं है। जब क्रॉस बड़े थे तो हमने डॉट इंड्यूस करवाया, अब क्रॉस कम हो रहे हैं तो हम ही इस लूप में, हम नहीं मतलब लूप में होगा, ये तो बोलने का तरीका है। क्रॉसेस कम होंगे तो कम होने देंगे क्या? क्रॉस इंड्यूस करवाएंगे? यस और नो? तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज अवे then crosses decrease, so we induce again crosses, so hence the direction of induced current will change. Is it clear? How many students are saying is it clear? मतलब it is clear? आया समझ में सबके? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, बी केयरफुल। बीम में और इसमें डिफरेंस समझ में आया? अच्छा यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। हाँ बस ये है कि है एक अकेला, जो काम इतने मिलके नहीं कर पाया अकेले ने 2 बार कर दिया, राइट? सो बीम में और इसमें डिफरेंस क्लियर आया। अब आप बढ़ा दो स्पीड, इसमें तो स्पीड बढ़ाने या घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन इसमें पड़ेगा। यहां अगर आप बीम की डायरेक्शन स्पीड बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स द करंट इज इंक्रीजिंग, तो उसमें हम अपोज करेंगे, और घटा देंगे तो करंट विल डिक्रीज, उसका भी हम अपोज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ूं जीवन में फिर मैं, चलो
फिर एक थोड़ा परेशान करने वाली जगह आती है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा कह सकते हो कि 3D में आ गए हो हम, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं है ना, करेंगे सब। हाँ, 2 लूप है, कैसे रखी है ये डायग्राम, ऐसे बनाएगा एग्जाम में, ये मेरा बहुत बहुत सुंदर है, उससे भी खराब आएगा। हाँ, कैसे रखी है लूप्स, आपको क्या समझ में आ रहा है? और ऐसे आंख बना दी है, आंख थोड़ी सुंदर होगी वहां, ठीक है, वो आप मेरे से बेटर बना सकते हो, चलो। हाँ, ये लूप्स कैसे रखी हैं, इस तरह से, है ना, कॉमन एक्सिस पे उनके सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, और इसमें दिया हुआ है कि इसमें ऐसा करंट है। जरा बता सकते हो उस आंख को ये करंट क्लॉकवाइज दिख रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा? कैसे मालूम? बैक और फ्रंट कैसे डिसाइड किया आपने? ये जो लाइन है, लूप इसके कहाँ है, पीछे, मतलब फायर उसके पीछे है, तो ये तो हो गई बैक साइड, और ये हो गई फ्रंट साइड। अच्छा, सेम इसमें, जहां लाइन दिख रही है वो वाला वायर तो हो गया पीछे, और जहां पे ऐसा एम्प्टी स्पेस दिख रहा है वो चीज हो गई आपके लिए फ्रंट में, आपके लिए, आंख के लिए नहीं, आपके लिए। अच्छा, आंख को तो ये सर्कल दिख रहा है ऐसा, ऐसे आपको यूं दिखेगा, है ना, हमें इसके हिसाब से आंसर देना है, पर सॉल्व तो हम लोग करेंगे, तो हमको खुद को तो पता होगी ये है क्या चीज। तो जहां से आप देख रहे हैं इसमें बैक साइड में करंट ऊपर है या नीचे है? बैक साइड में करंट ऊपर है और फ्रंट साइड में नीचे। तो आपने फटाफट से बता दिया कि आंख वाले भैया में मेरी तरफ क्या आ रहा है, अंगूठा राइट हैंड का, मतलब मुझे करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस ऑब्जर्वर को ये करंट कैसा दिख रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत है तो पहले ही बता दो, क्योंकि फिर आगे कुछ नहीं आएगा। ये समझ में आया? लाइन वाली साइड बैक लेते हैं, एम्प्टी स्पेस फ्रंट, बाय डिफॉल्ट। एक बार ऐसा हुआ मेजर के अंदर उल्टा कर दिया, अनलेस देखो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, ये लिखा नहीं रहता फ्रंट बैक, हम खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन वहां लिख के दे दिया उसने। अब एग्जामिनर ने लिख दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गई, उसने क्या करा, लाइन वाली साइड में लिख दिया फ्रंट, अब वो फ्रंट लिख दिया तो वो फ्रंट है। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रही? देखो, ये डस्टर है, मार्कर इसके पीछे है कि आगे है? किस बेसिस पे डिसाइड किया? उतने रीजन में मार्कर इनविजिबल हो गया ना आपका, तो ये लाइन वाले पोर्शन में पीछे का वायर गायब हो गया, तो वो बैक साइड है ना, पर एग्जामिनर ने बोला वो तो फ्रंट है, वो बोल रहा है मार्कर फ्रंट में है, हम भी जानते नहीं है, पर एग्जामिनर बोल रहा है फ्रंट में है, तो है भाई, मानना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उल्टा ऑप्शन तो रहेगा, क्लॉकवाइज के साथ में आंसर में ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज तो देगा, 4 ऑप्शन बनाना मुश्किल हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, तो उल्टा आंसर तो रहेगा। सो बी केयरफुल, अगर वो बोल दे तो अलग बात है, अदरवाइज इस तरह से हम कन्वेंशन लेते हैं। बैक में आपकी तरफ से करंट ऊपर है और फ्रंट में नीचे है, तो इस ऑब्जर्वर की तरफ थंब आ रहा है, मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं करंट इंक्रीज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसके साथ में ऐसा एरो बना है, एग्जाम में लिखा रहेगा करंट इज इंक्रीजिंग, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट बढ़ रहा है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक बात और आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो सुन लेना, कि राइट हैंड की फिंगर्स को अगर हम करंट से रिप्रेजेंट करें तो थंब जिस तरफ आता है तो ये थंब मल्टीटास्किंग हो जाता है। कैसे कैसे? एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, एक किस लूप का जो डाइपोल बन रहा है उसमें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है? यानी इन अंकल जी को नॉर्थ पोल दिख रहा है, अरे समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा एम वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये बताता है कि नहीं मल्टीटास्किंग अंगूठा? तो करंट फ्रंट में बैक, सॉरी बैक में ऊपर, फ्रंट में नीचे, अंगूठा इस तरफ आया है, राइट हैंड का थंब इस तरफ है, मतलब ये कौन सी पोल हो गई, नॉर्थ पोल। अब एक बात बताइए, करंट बढ़ रहा है तो क्या पोल की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? सोच रहे हैं, सोचो सोचो सोचो। करंट बढ़ रहा है तो फील्ड स्ट्रांग होती जा रही होगी कि वीक होती जा रही होगी? इस फील्ड का रीजन बढ़ता जा रहा होगा कि कम होता जा रहा होगा? ये पोल्स अब और दूर तक राज करेंगी या कम एरिया में राज करेंगी? यानी कि अब ये साउथ इधर आएगा और ये नॉर्थ इधर जाएगा, यस और नो? हमें इस लूप का इंड्यूस करंट बताना है उन अंकल जी के हिसाब से। इस लूप के नियरेस्ट कौन सी पोल है? कौन सी पोल है? पास आ रही है कि दूर जा रही है? स्ट्रांग हो रही है कि वीक हो रही है? होने दें, रोके,
साउथ को कौन रोक सकता है? क्या समझदार बच्चे हो तुम तो यार, वाह क्या फटाफट बता दिया। साउथ बढ़ रहा है, साउथ का एरिया बढ़ रहा है, साउथ का रीजन बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? साउथ चाहिए। अब उन अंकल जी की तरफ, अच्छा इधर नॉर्थ हो गया, जहां साउथ है उसकी उल्टी साइड ऑब्वियसली क्या होगा? नॉर्थ। अब इन अंकल जी के हिसाब से बताना उन्हें कैसा करंट। जब इनको नॉर्थ दिख रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज करंट था, उस लूप में इन्हें कौन सी साइड दिखेगी? इस लूप की साउथ पोल वाली साइड इनको दिखेगी या नॉर्थ पोल वाली साइड इनको दिखेगी? यानी इन्हें करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। ऐसे कुछ बुक्स में दिया रहता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि यूं है करंट, अगर एन का शेप बन रहा है और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा ऑब्जर्वर की तरफ, तो कैसा पोल दिखेगा? नॉर्थ। या नॉर्थ पोल दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। और एस का शेप बन रहा है, अब देखिए इसमें आप, कैसा है? क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज है, दैट मींस कौन सा पोल दिख रहा है? साउथ पोल। या साउथ पोल दिख रहा है तो करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो जब इनको नॉर्थ पोल दिख रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज था, या एंटी क्लॉकवाइज करंट था तो नॉर्थ पोल दिख रहा था। अब साउथ पोल इसकी तरफ है तो इसे कौन सा करंट दिखेगा? सो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? अब एक आपको करना है, ठीक है, मैंने पूरा तसल्ली से समझाया, आप फटाफट कर देना, ठीक है। इसको भी रख सकता हूँ यहाँ पे, और कहीं पे एडजस्ट करते हैं। कहाँ एडजस्ट करें उसको? इधर मिटा दूं? किसको मिटा दूं? नॉर्थ साउथ हटा दूं ना, ये तो फालतू की बात है ना। चलो, ये तो अपने दाएं हाथ का खेल है, राइट हैंड। अरे है कि नहीं? यस सर। हाँ बाएं का नहीं है भाई, दाएं का है। हाँ कई लोग तो यही गलती करते हैं, लेफ्ट हैंड लगाते रहते हैं, बोलते हैं आंसर उल्टे आ रहे हैं सर। तो मैंने उसको बोला बेटा तू तेरा आंसर आए ना उसका उल्टा मार्क कर देना बस, मस्त, टेंशन नहीं लेना। अब इसमें ऐसा करता हूं, यहां देता हूं करंट, यहां देता हूं करंट, एंड लेट अस से दिस करंट इज डिक्रीजिंग, एंड दी आंख, आंख कहां बनना है? इधर ही बना दे, चलो। दी ऑब्जर्वर। अच्छा आंख का इतना फर्क पड़ेगा क्या? अगर यही आंख वहां बना देता तो उसको नॉर्थ पोल दिखता। समझ रहे हो? दिस ऑब्जर्वर की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ 3D डायग्राम्स। या तो वो ऑप्शन किसी और फॉर्मेट में दे तो अलग बात है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दे रहे हैं तो आंख के बिना काम नहीं होने वाला। इधर से देखने वाले को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, उधर से देखने वाले को क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो चलिए इसको करिए, करंट इज डिक्रीजिंग। हाँ क्या सर? हाँ आंसर क्या दिया आपने? कितने लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? अरे बहुत कम लोग बोल रहे हैं, सबको करने दो। अरे बालक, ई का हो रहा है? बात करते हो तो मास्क उतार देते हो, बाकी टाइम पहने रहते हो, तो गड़बड़ है। कोई नहीं दिल पे मत लेना। हाँ भाई बताओ, करें शुरू? कितने लोग फाइनल आंसर बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? कितने लोग बोल रहे हैं क्लॉकवाइज? कितने लोग अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं? डायग्राम तो ठीक है ना? हाँ 3D में बन गया ना, क्या दिक्कत है? फ्रंट बैक लिखूं क्या? बैक फ्रंट, सही बोल रहा हूं ना भाई? ये भी बैक आपके लिए, इसके लिए नहीं है। चलो भाई बताओ, कमॉन देश के नौजवानों बताओ, पोल्स कहां बनेंगी इसकी? नॉर्थ किस साइड आएगी? देखो बैक साइड में करंट ऊपर है, फ्रंट साइड में नीचे, तो थंब किस तरफ आया? सही करा कि नहीं बताओ? फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, बैक साइड में अप, फ्रंट साइड में डाउन, थंब किस तरफ आया? आंख की तरफ आया। तो ये नॉर्थ और ये, कितने लोगों ने ये काम तो सही किया? आया समझ में बालक आपके? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? नो सर, सी दिस लाइन इज द बैक साइड, लाइन इज द, ये तो समझ पा रहे हो? इन बैक साइड द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर गोइंग अप, इन फ्रंट साइड द फिंगर्स आर कमिंग डाउन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने नहीं बोला। देखो बैक साइड में करंट ऊपर है, सॉल्व कौन करेगा? तुम करोगे कि ऑब्जर्वर?
पर आप एक बात बताओ, ऑब्जर्वर के लिए आप फिंगर यूं मूव करोगे कि यूं, ये कैसे डिसाइड करोगे? क्यों? ऑब्जर्वर तो इधर है। लो मैं ऑब्जर्वर की जगह खड़ा हूं, बताओ क्या करूं मैं? ऐसे क्यों मूव करूं मैं? क्या रीजन है? तुम तो इसको फ्रंट में ले रहे हो। हाँ, आप खड़े हो, चलो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मुझे कहां से ये दिख रहा है कि ये आगे की तरफ है, इस तरफ है, या मेरे लेफ्ट की तरफ में ये है? मैं लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करूं? एक मिनट, ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं पहले तो ये हटाओ। बाकी लोग भी सुनना, अच्छा, अच्छी चीज है ये, सही जगह है एकदम। हाँ बताओ। आई एम द ऑब्जर्वर एंड फॉर मी द लूप विल बी लाइक दिस। आप ऑब्जर्वर हो तो आपको लूप ऐसी दिखेगी। टेढ़ी लूप नहीं है, सर्कल है ये। हमें दिख रहा है टेढ़ा क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं। फॉर दिस पर्सन दे आर सर्कुलर लूप्स। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लिखी हुई आएगी उसमें लिखेगा टू सर्कुलर कोएक्सियल लूप्स आर देयर, राइट? वी कैन नॉट सी देम एज सर्कुलर बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन साइड, बट दे आर एक्चुअली सर्कुलर। तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे सर्कल तो दिख रहा है, पर वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है कि क्लॉकवाइज सर्कल, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? वो तो मेरे लिए यहाँ किसी को बैठ के बताना पड़ेगा, है ना? समझे बात को? तो ठीक है, अभी आप सुनना, नहीं आएगा तो मैं अलग से समझा दूंगा आपको, घबराओ नहीं। एनीवे, ये लाइन वाली साइड बैक है, एम्प्टी स्पेस फ्रंट है। लाइन वाली साइड बैक है, एम्प्टी स्पेस फ्रंट है। अगेन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश। बैक साइड आप लोग बताना अपने हिसाब से, बैक साइड करंट ऊपर या नीचे? आप जहां से देख रहे हो बैक, क्योंकि सॉल्व तो आप करोगे ना, वो बेचारा तो आंख है, बाकी बॉडी तो है नहीं उसका, दिमाग थोड़ी उसके पास में, आपके पास में है। बैक साइड में करंट ऊपर या नीचे? फ्रंट साइड में? फिंगर्स अगर इस तरह से मूव कर रही हैं, इस आदमी को कैसी दिख रही होंगी फिंगर्स? एंटी क्लॉकवाइज। तो अंगूठा इस तरफ आया, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। इन अंकल जी को नॉर्थ दिख रहा है। करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? नॉर्थ पोल का रीजन आगे बढ़ रहा होगा या सिकुड़ रहा होगा? कम हो रहा होगा। मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रही है कि पास आ रही है? भाई पास कैसे आ रही है? इसका फील्ड बढ़ता तो पास आता ना, ऐसे समझ सकते हो, या तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि कम हो रही है, ऐसे समझ लो। एनीवे, नॉर्थ पास आ रहा है या दूर जा रहा है? कम हो रहा है स्ट्रेंथ इसका, मतलब इतना सा रह जाएगा फील्ड थोड़ी देर के बाद में, यहां से हट करके। तो इसका रीजन कम हो रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। नॉर्थ दूर जा रहा है या पास आ रहा है? वापस से पूछ रहा हूं एक ही सवाल, जाने दें, रोके? नॉर्थ को किससे रोकोगे? साउथ से। तो इस तरफ बनेगा साउथ, अंकल जी को क्या दिखेगा? नॉर्थ। अंकल जी को नॉर्थ दिख रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉक। दिस इज वन वे टू सॉल्व इट। ओह माय गॉड, तो टेल लेस लिजर्ड हो गई है ना। अरे भाई, मेरा फोन वहीं रखा है यार। ये भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही है, नहीं सॉरी ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन। पर इसने मास्क नहीं पहना ना, आई एम वरीड अबाउट कोविड। ठीक है, ऐसे 3D वाले कर लोगे क्या? अब हमेशा ऐसे नहीं होते, कुछ लोग थोड़े समझदार होते हैं, वो लोग ऐसा डायग्राम देते हैं जिसमें ये सब आंख की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन 3D का भी होता है, स्टिल वी डोंट नीड टू सी दी लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्यों? उसमें ऐसा रहता है। गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ वही वाला दे देता हूँ जो एनसीईआरटी में है। और मैं आपको वाइंडिंग का फर्क दिखाता हूँ, वाइंडिंग से आंसर में कैसे चेंजेस आते हैं, राइट? और ये बैक साइड से, दिस इज द डिफरेंस। आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों लूप्स में? क्या डिफरेंस समझ में आया? एक को पीछे से वाइंड करा है स्टार्टिंग, और एक को आगे से वाइंड करा है, वो पीछे से लौट के आई है। दो गैल्वेनोमीटर हैं, G1 एंड G2। इनमें आंख कहीं भी बनाओ, इट डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज वो आंसर ही क्लॉकवाइज की फॉर्म में चाहता हो। और किया क्या गया है, एक बार मैग्नेट बीच में रख दिया है, एंड दिस इज मूविंग लाइक दिस। बस ये लास्ट ये कर दो, फिर छुट्टी लेंस लॉ की। बी केयरफुल अबाउट वाइंडिंग।
और चलो ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। क्योंकि कई लोग क्या वो टेबल रट के चले जाते हैं, कई लोग वो टेबल रट के चले जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है तरीका। एग्जामिनर इज यू नो चालाक, गुड वर्ड, रटना नहीं है हमको। Yes. So what have you decided? I think data is sufficient. चलो एक एक लूप की बात करते। इसको लूप नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको लूप नंबर 2। जब लूप 1 की बात हो रही है 2 पे ध्यान ही मत दीजिए। लूप 1 के नियरेस्ट कौन सी पोल है? सोच रहे हैं लोग इसमें। इसके नियरेस्ट कौन सी पोल है? पास आ रही है, दूर जा रही है? आने दे या रोके? नॉर्थ को रोकने के लिए क्या चाहिए? अबे नॉर्थ चाहिए, साउथ लगा दोगे और तेजी से आ जाएगा। अरे अपोज कर रहे हो कि सपोर्ट कर रहे हो तुम? ये तो मैं देखो, केवल मैं ही हूं जो ऐसा एक लाइसेंस दे रहा हूं अपोज करने का। घर पे मत ट्राई करना ऐसे, कहीं घर पे बोलने दूध पियो नहीं, हमारे सर ने बोला वी विल अपोज, बोले पढ़ने बैठो नहीं। दिस इज ओनली अवेलेबल, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली इन ईएमआई, इन लेंस लॉ, एंड हियर यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू विल गेट -1 -5 एक्चुअली। हाँ -5 होता है वो, बिल्कुल समझदार बच्चा है यार वह। -5 बोलने ही वाला था। चलो नियरेस्ट पोल कौन सी है? पास आ रही है, दूर जा रही है? आने दें या रोकें? नॉर्थ को रोकने के लिए क्या चाहिए? नॉर्थ चाहिए, साउथ नहीं चाहिए। यस और नो? अब देखो जिस तरफ नॉर्थ है, राइट हैंड का थंब रखूं उस साइड या साउथ की तरफ रखूं? राइट हैंड का थंब नॉर्थ की तरफ रखूं या साउथ की तरफ रखूं? अब देखिए फ्रंट में फिंगर कहां आ रही है? नीचे। बैक, आप जहां से देख रहे हो, बैक में फिंगर्स ऊपर, फ्रंट में फिंगर्स नीचे। ये एरो जो है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस तरफ आया? लेफ्ट। यस और नो? आई बात समझ में? इज इट क्लियर? किसी का आया ये आंसर? ठीक है, बाकी लोगों के समझ में आ गया? अच्छा, नाउ वी विल फोकस ऑन द लूप नंबर 2। लेट्स फोकस ऑन द लूप नंबर 2। इसके नियरेस्ट कौन सी पोल है? पास आ रही है कि दूर जा रही है? जाने दे या रोके? साउथ को रोकने के लिए क्या चाहिए? नॉर्थ चाहिए भैया। अगेन, राइट हैंड का थंब मैं नॉर्थ की तरफ रखता हूं, फ्रंट में फिंगर्स ऊपर, बैक में फिंगर्स नीचे। फ्रंट में ऊपर 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 ऊपर, तो बैक से कहां आएंगे? नीचे। तो डिफ्लेक्शन तो इसमें भी कहां आया? ये वाइंडिंग से फर्क पड़ा। नॉर्मल वाइंडिंग की होती तो उल्टा आंसर आता, जैसा अपना दिमाग बोलता भी है कि उधर ऐसा है तो उसमें उल्टा होना चाहिए ना, बट आया सेम। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ वाइंडिंग, सो बी केयरफुल। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पहला सवाल या दूसरा, पहला सवाल ही है शायद, उसमें लेंस लॉ के कई सारे क्वेश्चंस हैं। इतना बारीक टर्न दिया है, पता ही नहीं चल रहा आगे से लिया है कि पीछे से लिया है। पर आप गौर से देखोगे तो पहचान जाओगे, है ना थोड़ा सा। और किसी किसी में मिसप्रिंट होता है तो ब्लू और ब्लैक कलर ऊपर नीचे खिसक जाते हैं वहां, तो उसमें तो पता ही नहीं चलता फिर। पर थैंकफुली अपना पेपर तो ब्लैक आता है पूरा। तो इसमें इससे ये अच्छा हो गया कि अपन को फ्रंट बैक में सोचना नहीं पड़ रहा इतना, है ना। दिस इज इजियर, राइट? बिकॉज इन दिस जो विजिबल है वो फ्रंट है, जो नहीं दिख रहा वो बैक है। ओके बस चलो, लेंस लॉ में डायरेक्शन वाले में लगभग हमने सारे टाइप के लेके देख लिए हैं। अब एक बात बताओ, अरे एनसीईआरटी तो भरी पड़ी है लेंस लॉ से यार, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने। अगर करने लगते तो मतलब 2-3 लेक्चर चाहिए, 2 तो 3 तो नहीं, मतलब 2 तो चाहिए चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉइल है, डिस्ट्रैक्टिंग। हाँ, नहीं मारना नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। अच्छा ये जो है बार मैग्नेट यहां से ड्रॉप करेंगे, तो इसकी एक्सेलरेशन मोर देन जी, लेस देन जी, इक्वल टू जी या 0? बार मैग्नेट को ड्रॉप किया यहां से, ऑप्शन दूं? ए इक्वल टू जी, ए लेस देन जी, ए ग्रेटर देन जी, ए 0। क्यों? नॉर्थ पोल पास आ रहा है, आने देंगे क्या? क्या करेंगे? रिपेल, नॉर्थ बनाएंगे। यस सर नो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, उल्टा करते हैं, फिर तो उल्टा आंसर आएगा ना। ये लूप इधर नीचे से मैंने इस बार ड्रॉप किया इधर से, फिर वही 4 ऑप्शन।
हाँ भैया बोलो, फिर से लेस देन जी, क्यों नीचे से छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ऊपर खींचेगा। पहले मैग्नेट पास आ रहा था तो रिपेल करके रोक रहे थे, अब मैग्नेट दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करके रोकेंगे। कुल मिला के बात वही है। पिछली बार mg नीचे था तो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव ऊपर लग रहा था, तब जाके नेट फोर्स नीचे आया। अभी भी mg नीचे है, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव ऊपर लग रहा है, रिपल्सिव की जगह क्या हो गया, अट्रैक्टिव। पर गिरेगा तो वो नीचे ही, और एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g, है ना। लॉन्ग ट्यूब वाले जो क्वेश्चंस थर्ड एक्सरसाइज में, वहां जाकर के फिर वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। So if I take a long copper tube and I drop a bar magnet, infinitely long है, now what will happen? After long time, what will be the acceleration? Zero. Why? Answer is correct. और ऐसा तो ये तो मॉड्यूल के थर्ड एक्सरसाइज का है, रेस में तो उसका ग्राफ भी पूछा है, ड्रॉ द वीटी कर्व फॉर दिस बार मैग्नेट। और ड्रॉ नहीं है, वहां पे 4 दे रखे हैं, उनमें से चूज करना है, तो अभी तो हम ड्रॉ करवा लेते हैं। चलो, टेल मी द रीजन, एनीबॉडी? अच्छा, याद था क्या पहले से? देखिए, होगा वही, इनिशियली तो वही होगा। कोई गंवार कुछ बोला अभी? आवाज नहीं आती। एक तो यार मास्क में वैसे पता नहीं चलता बोल कौन रहा है, तो ट्रांसपेरेंट मास्क का सिस्टम कराएंगे यार, है? ठीक है। बार मैग्नेट ड्रॉप हुआ, ड्रॉप करते समय एक्सेलरेशन जी के इक्वल थी, लेकिन वही होगा इनिशियली, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। अब जैसे जैसे बार मैग्नेट एंटर होता जाएगा, द ट्यूब इज इनफाइनाइटली लॉन्ग या वेरी लॉन्ग। नाउ वी कैन डिवाइड दिस ट्यूब इनटू 2 पार्ट्स। अपर हाफ है वो भी इनफाइनाइट है, मतलब लॉन्ग है इसके साइज के कंपैरिजन में, और नीचे वाला भी हमारे लिए इनफाइनाइट है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अपर हाफ वाले से तो ये मैग्नेट दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रही है, वो उसे अट्रैक्ट करके रोकने की क्या करेगा, कोशिश। तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपर हाफ के कारण, और जो लोअर हाफ है वो उसे रोकने की कोशिश करेगा अपने तरफ आने से, तो वो रिपेल, मतलब दोनों काम एक साथ हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। सो आइदर वे द फोर्स विल इंक्रीज, यस और नो। जब आपने ड्रॉप किया तो नीचे क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग ट्यूब। जब ये बीच में है तो नीचे क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग ट्यूब। इनफाइनाइट का आधा इनफाइनाइट बाय 2 तो नहीं होता ना, इनफाइनाइट ही होता है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब साइज इज वेरी लार्ज ना बार मैग्नेट के कंपैरिजन में, तो अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स तो लग ही रहा है ना रिपल्शन वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट उतना ही फोर्स ऊपर से और लगने लगा अट्रैक्टिव, कि भाई कहां जा रहा है मैग्नेट, रुक। सो कुल मिला के एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल एक्वायर अ टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, होगी होगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी अपनी एक टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगी। और उसके बाद में अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, राइट। आप वीटी कर्व के स्लोप से क्या बता सकते हो, एक्सेलरेशन। अब देखिए स्लोप पहले ज्यादा है, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ग्रेजुअली कितनी हो जा रही है, 0। सो दिस इज द वीटी कर्व फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर, है ना। थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, रेस का भी क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। और ये तो नॉर्मली पूछ ही सकते हैं, जिस लेवल का पेपर आ रहा है इसके आने के चांसेस कम है। So this is all about the basic information about flux, आपका फेराडेज लॉ, नॉट पैरामीटर, वो तो पूरा टॉपिक है, एंड लेंस लॉ। ये एक हमने बेसिक इसमें करके देखा है। आपको कुछ पूछना है तो फिलहाल पूछ सकते हो। एक बार आप बिगनर्स बॉक्स मॉड्यूल कितने लोग लाते हो, मतलब है क्या ऐसा ट्रेंड लाने का यहाँ? तो घर पे जाके देख लेना, बिगनर्स बॉक्स 2 में लेंस लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी मैंने आपको बताया फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक, हाँ, एक थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन ये है, ये लीजिए, फिर से हमने एक ट्यूब दे दी यहाँ पे और इस पे ऐसे वाइंडिंग कर दी, यहां से बैटरी लगा करके एक की कनेक्ट करी,
फर्स्ट केस में तो हमने जस्ट ऑन किया है, इस की को पहले ऑफ थी, और फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने इसको जस्ट ऑफ कर दिया अभी अभी, है ना। और ऊपर एक कॉपर का कॉइल है, ठीक है, हमने इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, इसके ऊपर रख दिया या यहीं कहीं लटका दिया। जब ऑन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ रिपेल होगा या नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसे जब ऑफ करेंगे तब ये ऊपर की तरफ रिपेल होगा या नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा या इधर उधर चला जाएगा, क्या होगा ये बताना है। टेबल याद करिएगा जरा एक बार, उसमें एक रिपल्सिव अट्रैक्शन वाला काम बताया था मैंने लास्ट में आपको, तो उसका यूज करते हुए आराम से आप आंसर दे सकते हैं। You have to tell me the nature of force is attractive or repulsive or zero or what, something else, your data insufficient, whatever. Try to tell me. First case, repulsion होगा, क्यों? जब की ऑन करी तो करंट बढ़ गया, जीरो से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, पहले मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, करंट फ्लो हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से, मतलब ऊपर साउथ पोल बन रहा है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, अचानक से फ्लक्स बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया ना। अब बढ़ गया था तो हमने उसमें एरो ऊपर वाले में लास्ट में फोर्स अट्रैक्टिव लिखी थी या रिपल्सिव लिखी थी? टेबल, अच्छा टेबल बनाई नहीं। एनीवे, फ्लक्स बढ़ रहा है, क्या इस लूप को ये बात पसंद आई कि साउथ पोल बन गई यहाँ पे नीचे? ऐसे भी तो सोच सकते हो, पहले इसके पास में कोई पोल नहीं थी, अचानक से यहाँ साउथ पोल प्रकट हो गई, इसको ये पसंद आएगा? ये खुद की साउथ पोल बना के रिपेल करने की कोशिश करेगा, अब इसको तो हिला नहीं सकता, खुद ऊपर चला जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो फर्स्ट केस में हुआ रिपल्शन। सेकंड केस में बहुत देर तक आपने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी, करंट कांस्टेंट रखा, फ्लक्स है यहाँ पे, अब ये भी सेटिस्फाई है कि ठीक है यार अब तो फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट से दिक्कत नहीं है, इसे चेंज से दिक्कत होती है। अब आपने की कर दी ऑफ, की ऑफ करते क्या होगा? अचानक से फ्लक्स क्या होगा? जीरो। पहले यहाँ साउथ पोल थी, अचानक से साउथ पोल गायब। क्या इसको लूप को बात पसंद आएगी? इसको ये बात भी पसंद नहीं आएगी, और साउथ को रोकने के लिए खुद क्या बनाएगा यहाँ पे? इज इट क्लियर? यानी अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? एक तरह का वी कैन से लाइक दैट, मतलब ठीक है mg भी है, बट देन देयर विल बी सम अटेम्प्ट टू इंड्यूस समथिंग, है ना। अच्छा, और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो नहीं है, मतलब है कि नहीं है, पहले तो यही देख लें। लूप छोटी बड़ी हो, बी क्रॉस है, इंक्रीजिंग है, अब क्या करें? हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ? बड़े वाले को फोकस करें, है ना, दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ छोटा वाला। इस पर फोकस करिए आप। तो बी क्रॉस है, बढ़ रहा है, तो क्या इंड्यूस होगा? डॉट। किसमें? इसमें डॉट इंड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे कैसा करंट रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और आगे जाके इसमें कैसा फ्लो होगा वो करंट? नहीं, इसमें तो वो यहाँ का जो एंटी क्लॉकवाइज है वो इधर आके क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। सो वेन एवर यू गेट कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ लूप्स, ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर लूप। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी दे रखा है ना वहां सी शेप का, है तो लूप ये एक ही, तो सॉल्व कैसे करें? आप आउटर रेडियस वाले पोर्शन पे, उस आर्क पे फोकस करिए। बी इज क्रॉस एंड इंक्रीजिंग, एंड टेल मी द आंसर। इस पे फोकस करिए, बी इज क्रॉस इंक्रीजिंग, क्या इंड्यूस होगा? डॉट। तो यहां पर अब तो इसको ही लूप मान लो बार वाले को, एंटी क्लॉकवाइज, एंड ऑटोमेटिकली यहां जाके क्या बन जाएगा? तो पीछे जो आंसर दिया है वो इसी फॉर्मेट में दिया है कि इन द बिगर पोर्शन द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड द स्मॉलर पोर्शन द करंट इज क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? आई थिंक, मुझे लगता नहीं अब लेंस लॉ में कोई चीज बाकी रही है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड पैरामीटर्स। क्या है भाई? मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है यहां से, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला यही था। अरे मजा आ रहा है भाई, रिवाइज हो रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, इंड्यूस पैरामीटर रिवाइज ही तो करना है ना, रिवीजन क्लास। चलो ये करके देखना, आज कोई भी दिक्कत आएगी तो कल मेरे से पूछना, और अच्छे सवाल करने हो तो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। केवल लेंस लो पूरी उठा के मत बैठ जाना, सर ने कहा एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ने बैठ जाओ वहां पे, है ना, वो अपनी रिस्क पे। पर लेंस लो वाले आप कर सकते हो।
इंड्यूस पैरामीटर्स में सबसे पहला इंड्यूस पैरामीटर तो हम देख ही चुके हैं, इंड्यूस टीएमएफ माइनस डी फाइव बाय डी। अब लेकिन जब सवाल करोगे तो उसमें वो चीजें चेंज करके दी जाएंगी। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जहां पे रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप चेंज किया डी आर बाई डी टी। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जहां एंगल चेंज किया है, कॉस थीटा चेंज हो गया। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां एरिया चेंज हो रहा है, मतलब बी तो चेंज होने वाला भी दिखाई दिया था मैंने आपको। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि -1/r डी फाइव बाय डी टी। इंड्यूस्ड चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? इंड्यूस्ड चार्ज आई डी टी। आई डी टी मतलब ये डी टी हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? डी फाइव बाय आर, मॉड कर देते हैं, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है, चार्ज तो चार्ज है। हेलो। और हीट फाइंड करने का वैसे कोई क्वेश्चन है नहीं, बट अगर आप इंड्यूस हीट भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी से फाइंड आउट कर सकते हो। बट मेनली तो हमें इन तीन से डील करना होता है। ये जो आपको अभी नीट का दिखाया था मैंने, कौन सा नंबर क्वेश्चन बताया था जो है ना, इसमें से भी क्वेश्चन आया है, और ये तो नॉर्मली आ ही जाते हैं इंड्यूस पैरामीटर पे बेस्ड। सबसे कॉमन 180 डिग्री रोटेट कर देना। अ कॉइल of n turns is placed in a B magnetic field, right? Area is A, theta is 0 degree. Now this coil is rotated about its diameter by 180 degree. Rotated by कितना degree? And you have to find the induced EMF या induced current या induced charge, कुछ भी निकाल लो आप। आपको डी फाई तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चाहे ये कैलकुलेट करो, चाहे ये कैलकुलेट करो, या नीट की तरह ये कैलकुलेट करो। डी फाई तो चाहिए ही चाहिए। चेंज इन फ्लक्स, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। एन बी ए कॉस 180 डिग्री फाइनल फ्लक्स है। पहले थीटा कितना था? वहां अच्छी भाषा में लिखा रहेगा, अ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एरिया वेक्टर क्या हो गया? पैरेलल। कॉइल इज परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल। थीटा 90 ले लेते कई बच्चे उसमें, पर वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, कब 60 रखना है कब 30 रखना है। So initial angle was 0 degree and final angle is 180 degree. So NBA cos 180 minus NBA cos 0, NBA बाहर आ गया, cos 180 is -1 and this cos 0 is 1, but ये -1 minus का 2 NB. This is d phi. And suppose you want to find out induced EMF minus d phi by dt, हाँ जी, 2 NBA upon whatever change in time is taking place. अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? बोल देगा 2 सेकंड्स लगे घुमाने में, तो 2 सेकंड्स पुट कर दें, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? सारे टर्म्स ले लिए हमने? हाँ, सारे टर्म्स आ गए। इफ ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द करंट, आर से और डिवाइड कर देंगे इसमें। इंड्यूस करंट निकालना है तो क्या है आपके पास? 2 NBA टाइम टेकन इन द चेंज डिवाइडेड बाय आर। अगर आपको इंड्यूस चार्ज निकालना है तो इसमें से टी हटा दो बस। जो उसमें आया था नीट में शायद, उसमें इंड्यूस चार्ज गिवन है और अंदर की कोई चीज पूछी है, करंट या मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, फिर उससे करंट निकलेगा। तो उस केस में अगर आपको डी फाई ही या डी क्यू ही कैलकुलेट करना है तो 2 NBA बाय आर। तो उसमें था सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के अंदर छोटी सी एक लूप रखी हुई है, और पूछा है कि सोलेनॉइड में करंट कितना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, इस बी की जगह पे रखोगे म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई। अब बी मतलब यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। चार्ज दे रखा है 25 माइक्रो कूलम फॉर एग्जांपल, रेडियस वेडियस रेजिस्टेंस वगैरह सब देके रखेंगे, बी निकलेगा यहाँ से, फिर वो बी म्यू नॉट एन आई के साथ इक्वेट होगा, फिर आई का वैल्यू कैलकुलेट होगा। लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा, आप भी करके देखना, टाइम लगेगा थोड़ा उसको करने में, मैं भी करूंगा, मुझे भी टाइम लगेगा। तो लेंथी क्वेश्चन हमें एग्जाम में क्या करने होते हैं? लास्ट राउंड छोड़ने नहीं होते, लास्ट राउंड के लिए रखने होते हैं। छोड़ तो रहे नहीं लोग बाग आजकल, पूरे 720 आ रहे हैं ना, और एक बार कोई ले आता तो जोश वैसे बढ़ जाता है, अच्छा पॉसिबल है, ठीक है अब कर लूंगा मैं, है ना? तो छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही, पर ये पता होना चाहिए। लास्ट राउंड में कर सकते हैं अगर लेंथी, हाँ तो जिस साल ये आया उस साल किसी के 720 नहीं थे ना, है ना? नहीं मैं नहीं कह रहा इसी सवाल की वजह से होंगे, बट पेपर पहले अच्छे आते थे तो नंबर भी लोगों के थोड़े से अफोर्डेबल आते थे, है ना? अच्छा समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से इंड्यूस पैरामीटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको,
पहले हम डायनामिक ईएमआई करेंगे, मोशनल ईएमएफ, मूविंग रॉड, रोटेटिंग रॉड, फिर लौट के आएंगे हम सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि उधर ज्यादा क्वेश्चंस हैं आने के चांसेस, और इंटरेस्टिंग तो है ही सही। चिपकली बग गई क्या? ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट हो तो ले आना बाहर।